गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट तृतीय आधुनिक भारत के इतिहास का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, स्थायी जमींदारी व्यवस्था। स्थायी जमींदारी व्यवस्था, ये व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू की। इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी द्वारा निश्चित की गई राशि को प्रत्येक जमींदार द्वारा रैयत या किसान से एकत्र कर जमा करानी होती थी। गांव से राजस्व एकत्रित करने का कार्य जमींदार द्वारा नियुक्त अधिकारी अमला किया करता था। यह जमींदार राजस्व की निश्चित राशि को यदि जमींदार राजस्व की निश्चित की गई राशि को चुकाने में असफल रहता है तो एक निश्चित की गई तारीख को सूर्यास्त विधि के तहत राजस्व के बदले उसकी संपत्ति को नीलाम कर दिया जाता था और जो सबसे ऊंची बोली लगाता था वो खरीदार उसकी ज़मीन को खरीद लेता था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश के बनारस खंड में लागू की गई। यह लगभग 19% भूभाग के अंतर्गत आती थी। स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के उद्देश्य, स्थायी रूप से राजस्व की राशि तय करने पर कंपनी को एक नियमित राशि प्राप्त हो सकेगी। इसके अतिरिक्त बंगाल विजय के समय से जो परेशानियां आ रही थी वे दूर हो जाएगी, क्योंकि बंगाल की ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था 1770 के दशक से दयनीय तथा संकटपूर्ण बनी हुई थी। क्योंकि बंगाल में 1770 ईस्वी में सबसे भयानक अकाल पड़ा हुआ था, जिससे बंगाल की स्थिति काफ़ी दयनीय बनी हुई थी। अकाल की पुनरावृत्ति होने के कारण कृषि व्यवस्था लगभग नष्ट हो रही थी। व्यापार पतन की ओर अग्रसर था। कृषि निवेश के अभाव में क्षेत्र में राजस्व संसाधन का अभाव हो गया था। अतः कृषि निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए जमींदारों को कुछ विशेष क्षेत्र देकर राजस्व वसूल की मांग को स्थायी करने से कंपनी को अधिक लाभ होगा। इसके अतिरिक्त किसानों तथा जमींदारों का एक ऐसा समूह तैयार होगा जो ब्रिटिश कंपनी का वफादार वर्ग साबित होगा, और ऐसा हुआ भी। 1857 की क्रांति में ये जो जमींदार वर्ग था, इस जमींदार वर्ग ने ही अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा मदद की। कंपनी ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बंगाल के नवाबों, राजाओं, ताल्लुकदारों के साथ ये बंदोबस्त लागू किया। स्थायी बंदोबस्त का जो क्रियान्वयन था वो अंग्रेज अधिकारियों ने सर्वप्रथम इसे जमींदारों के रूप में विभाजित कर दिया। जमींदारों के अधीन अनेक गांव तथा क्षेत्र आते थे। एक जमींदार के अंतर्गत आने वाले गांवों तथा भू क्षेत्र की उपज के अनुसार राजस्व निर्धारित किया जाता था और राजस्व जमा करने की तिथि तय कर दी जाती थी। इसके बाद जमींदार अलग अलग गांवों में निर्धारित राशि के आधार पर अमला द्वारा, जो कि राजस्व वसूल करता था, राजस्व एकत्रित करवाकर कंपनी के अधिकारियों को निर्धारित तिथि तक जमा करा देता था। ऐसा न होने पर कंपनी के अधिकारियों द्वारा उनकी संपत्ति या क्षेत्र की नीलामी कर दी जाती थी। स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता, सरकार ने जमींदारों से सिविल और दीवानी संबंधित मामले वापस ले लिए। दूसरी विशेषता, जमींदारों को लगान वसूली के साथ साथ भूस्वामी के अधिकार भी प्राप्त हुए। सरकार को दिए जाने वाले लगान की राशि को निश्चित कर दिया गया, जिसे अब बढ़ाया नहीं जा सकता था। जमींदारों द्वारा किसानों से एकत्र किए गए भूमि कर का लगभग 10/11 भाग सरकार को देना पड़ता था तथा शेष
1/11 भाग अपने पास रख सकते थे। सरकार द्वारा निश्चित भूमि पर की अदायगी से जमींदारों की असमर्थता होने पर सरकार द्वारा उनकी भूमि का कुछ भाग बेचकर यह राशि वसूल की जाती थी। अगला, भूमि कर की निश्चित की गई राशि के अलावा सरकार को कोई और कर या नजराना आदि जमींदारों को नहीं चुकाना पड़ता था। छठा, किसानों और जमींदारों के आपसी विवादों में सरकार अब कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। स्थायी बंदोबस्त के लाभ। सबसे पहला लाभ, स्थायी बंदोबस्त होने से सरकार की आय निश्चित हो गई। अब उसको बार बार माथापच्ची करने की जरूरत नहीं थी। दूसरा, बार बार बंदोबस्त की परेशानी से सरकार को छुटकारा मिल गया। तीसरा, स्थायी बंदोबस्त होने से जमींदारों को लाभ हुआ, अतः सरकार के स्वामी भक्त बन गए। और ये जो जमींदार थे, इन जमींदारों ने हर तरह से अंग्रेजों की मदद की। विशेष रूप से 1857 के विद्रोह के समय इन्होंने अंग्रेजों की बहुत मदद की। अगला, स्थायी बंदोबस्त हो जाने से सरकारी कर्मचारी तथा अधिकारी समय मिलने के कारण लोक कल्याण के अन्य कार्य कर सके। पांचवा, क्योंकि सरकार को निश्चित राशि देनी होती थी, अतः कृषि सुधार से जमींदारों को लाभ होने लगा। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के दोष। पहला दोष, भूमि कर की राशि बहुत अधिक निश्चित की गई थी, जिसे न चुका सकने पर जमींदारों की भूमि बेचकर यह राशि वसूल की गई। दूसरा, स्थायी बंदोबस्त किसानों के हित को ध्यान में रखकर नहीं किया गया था। अधिक से अधिक राशि वसूल करने हेतु किसानों के साथ जमींदारों द्वारा कठोर व्यवहार किया गया। तीसरा, सरकार ने कृषि सुधार हेतु कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इससे होने वाले फायदे से उसे कोई लाभ नहीं था। लगान की राशि तो पहले ही निश्चित की जा चुकी थी। चौथा, स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों को आलसी तथा विलासी बना दिया। अब वे कृषि सुधार की तरफ कोई ध्यान नहीं देते थे, न किसानों के हितों की तरफ कोई ध्यान देते थे। पांचवा, बंगाल में जमींदारों और किसानों में आपसी विरोध बढ़ने लगा। इसका सीधा लाभ अंग्रेजों को मिलने लगा। छठा, जमींदारों ने भी कृषि की उपज बढ़ाने हेतु कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। वे शहरों में जा बसे और उनके प्रतिनिधियों द्वारा किसानों पर अत्यधिक अत्याचार किया जाने लगा। धन्यवाद। अगला वीडियो जल्दी लेकर आएंगे।